सो भाई अपनी पेट पूजा तो हो गई है और अब ड्राइवर भी चेंज हो गया। किधर जाना है वो? हमने तो जाना है बॉर्डर नेपाल। सो भाई वेलकम टू नेपाल। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं और मेरा भाई जा रहे हैं अपनी नेपाल ट्रिप पे। हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो इस बार ट्रिप थोड़ी अलग सी होगी। हमने निकलना था सुबह 5 बजे बट लाइट चले गई थी 2-2:30 बजे, तो एसी बंद हो गया था, गर्मी हमें लगने लग गई। तो हमने सोचा कि टाइम से निकल जाते हैं, फिर जल्दी से रेडी होकर हम निकले गए। वैसे भी निकलना तो था ही। सो अभी के लिए तो मौसम क्लियर है। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, राहुल बता रहा था ये थोड़ा जल्दी उठ गया था। कितने बजे हुई थी बारिश? हुई थी अपनी 2 बजे से चालू हुई थी। हाँ, सो 2 बजे से बारिश हुई थी। अभी हम निकले तो बारिश तो नहीं है, हल्की बूंद बांद गिर रही है। होपफुली रास्ता थोड़ा साफ सही मिले, बट बारिश भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, मौसम ठंडा ही हो जाएगा। गर्मी बहुत है वैसे भी। तो हमारे यहाँ से नेपाल जाने के लिए 2 रूट्स हैं। एक गोरखपुर वाला जिसमें हम अराउंड 70% जितना भी हम कवर करते हैं वो सब इंडिया में करते हैं, और एक हमारे घर से जस्ट पास ही है, 2-2.5 घंटे में बॉर्डर आ जाता है। सो उसमें आप 10-20% इंडिया में करते हैं और सब नेपाल में करते हैं। तो हम जा रहे हैं गोरखपुर वाले रूट से, क्योंकि इसमें रोड वगैरह भी ठीक होती हैं, और क्योंकि इंडिया में है तो हम इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाह रहे हैं। और जस्ट अभी निकले ही हैं, अभी तो अंधेरा है तो अभी दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो जैसे ही थोड़ी धूप वगैरह आती है तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हमें घर से निकले अराउंड 1.5 घंटा हो गया है और अभी हम पहुंच गए हैं पीलीभीत। पीलीभीत अराउंड यहाँ से 10-12 किलोमीटर है और 92 किलोमीटर्स की हमारी अभी तक ट्रिप हो गई है। और अभी दिखा रहा है हमें 461 किलोमीटर्स मोर, वो भी बॉर्डर तक। आगे तो बहुत लंबा है। सो अराउंड हमें अभी टाइम दिखा रहा है 9.5 घंटे के आसपास दिखा रहा है। सो रोडें काफ़ी ठीक है। अब पहले जब मैं लास्ट टाइम जब पीलीभीत की तरफ आया था तो अराउंड मुझे 8-9 साल पहले आया था मैं। सो उस समय तो रोडें इतनी ख़राब थी कि पूरी गाड़ी गड्ढे के अंदर घुस जाए, इतने बड़े गड्ढे थे। अभी तो हाईवेज काफ़ी अच्छे बना दिए हैं। कोई रफ पैच हैं, जैसे अभी हम चल रहे हैं, थोड़ा सा रफ पैच काम चल रहा है यहाँ फ्लाईओवर का, इसलिए। नहीं तो रोडें तो अभी तक तो काफ़ी अच्छी रोड्स हैं। तो अभी हमें अपनी गाड़ी का पोल्यूशन वगैरह भी कराना है। अभी देखते हैं कहीं पे रुकते हैं। पीलीभीत आ गया है तो फ्री फीलिंग वगैरह भी करानी है। एक्चुअली हमारी गाड़ी नई है, अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। सो इंडिया में तो पोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी जब नहीं होती है तो उसको 1 साल लगते हैं। बट हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं, सो शायद को मांग ले, फिर उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इसलिए हम सेफ साइड रखने के लिए पोल्यूशन करा ले रहे हैं। वैसे अभी तक मैंने जितनी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं तो कहते हैं कि पोल्यूशन वगैरह तो नहीं मांगते हैं, बट अपनी तरफ से सेफ रहना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो। खाली वहाँ पे लास्ट टाइम पे पोल्यूशन मांग दिया तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। सो अभी कहीं देखते हैं, पंप वगैरह देखते हैं यहाँ जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह हो, तो दोनों एक ही टाइम पे हो जाएगी। फ्री फीलिंग भी करा लेंगे और पोल्यूशन भी करा लेंगे। सो भाई अभी तो धूप आ रही है मेरे लेफ्ट तरफ से, तो सूरज निकला हुआ है तो धूप पड़ ही रही है मुँह पे। बट अभी सामने की तरफ देख रहे हैं हम और थोड़ा राइट की तरफ देख रहे हैं तो आगे मौसम थोड़ा काला काला ही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसा हो रहा है। सो आगे थोड़ा काला काला ही दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट आगे हमें काला काला ही दिख रहा है। तो हम ये होप कर रहे हैं कि आगे अराउंड 25-30 मिनट में हमें काले बादल मिलने वाले हैं और शायद रास्ते में कहीं बारिश में मिले। ठीक है, बारिश भी हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो दिखना बंद हो जाता है हाईवे पे बस। बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है, अभी तक बढ़िया ट्रिप चल रही है। गाने सुनते हुए हम जा रहे हैं। सो अभी मुझे बताते हुए बस अभी 5 ही मिनट हुए हैं कि मेरे लेफ्ट तरफ से धूप आ रही है और लेफ्ट तरफ से धूप आना गायब हो गई। इस तरफ से धूप आ रही थी, अभी धूप का कोई नामो निशान नहीं है और आगे बिल्कुल काला हो गया है। तो हमें अराउंड आधे 1 घंटे में बारिश पक्का मिलने वाली है, क्योंकि आगे बिल्कुल काला दिख रहा है हमें। बारिश मिलेगी तो बारिश के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। इस रोड में पता क्या प्रॉब्लम है? जो ये पंछी उड़ रहे हैं जैसे कौवे वगैरह, इनका गाड़ी के साथ टकराने का ना इतना ज़्यादा चांसेस रह रहे हैं ना। हाँ, अभी एक टकराई गया था तो वो नुकसान। हाँ, ये है थोड़ा कि इस साइड थोड़ा। हाँ, ये मैंने देखा कि यूपी की तरफ कौवे वगैरह बहुत ज़्यादा है और गाड़ी चल रही है 100-120 के समथिंग चली रही है और वो इतनी तेज़ी में टकराएगा ना, नुकसान कर सकता है। तो वो चीज़ मैंने बहुत देखी, कौवा उड़ के गाड़ी के पास आ रहा है। हाँ, तो भाई जब रोड पे ना कौवे बैठे बूठे हो तो पहले ही हॉर्न मार दो या फिर गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लो। टकराए भी तो गाड़ी में डैमेज ना हो। अभी हमारी गाड़ी तो जस्ट टकरा ही गया, एक बिल्कुल बगल से ही निकला था। और कौवे भी यार मुझे यूपी में ही दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा। अभी मौसम हो गया भाई एक नंबर मौसम हो गया और जंगल भी एकदम चालू हो गया है। मैं आगे से दिखाता हूँ।
रहा है एक नंबर बवाल। मौसम हो रहा है काला काला, पर कैमरे में नहीं दिख रहा है। कैमरा वैसे थोड़ा भी वाइट कर देता है, पर आंखों से देखने में मजा आ रहा है। मस्त मौसम चल रहा है, गर्मी गर्मी है नहीं। हमने एसी भी एक पे चला रखा और उसको भी कोल्ड थोड़ा कम कर रखा है। इंडिया में एक कमी होता है कि एसी गाड़ी में थोड़ा वो स्लो चलाना पड़े। और बढ़िया मौसम हो रहा है, देखते हैं। अभी तो रोड भी काफ़ी अच्छी सी आ गई, सिंगल रोड है, काफ़ी अच्छी रोड है। क्यों 8 आवर्स का दिखा रहा है अभी तो। अब तो 8 घंटे दिखा रहा है। अभी देखो टाइम से पहुंच जाएंगे वैसा। अब देखते हैं कहीं 11-12 बजे, थोड़ा अभी तो बुक का टाइम नहीं है। क्या टाइम हो रहा है अभी? तो अभी 6:30 हो रहा है। तो अराउंड 9-10 बजे के आसपास देखेंगे, कहीं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे, देसी ब्रेकफास्ट अपना। फिर तो मैंने यूरोप चले जाना है, तो जितना टाइम इंडिया में हूँ ये थोड़ा देसी खाना खा लेता हूँ। फिर तो अपनी डाइट ही चलती है, बॉइल्ड चिकन वगैरह ये तो मैं साल भर ही खाता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा 2 महीने इंडिया में हूँ तो अच्छा खाना खुना खाएंगे बढ़िया ढाबे पे, तंदूरी रोटी और कोई दाल वगैरह देखेंगे। ट्रैवल करते समय ना दाल वगैरह ये सही रहती है, लाइट ही खाना चाहिए। तो अब वही देखेंगे, कहीं दाल दूल मिल जाए, कहीं बढ़िया सा ढाबा मिल जाए ना ऑथेंटिक, जो ट्रकों वाला ढाबा होता है ना, वहाँ मुझे, क्योंकि वहाँ हमेशा फ्रेश मिलता है। ये हाईवे की टिप है भाई, कोई भी वीडियो देख रहा है ये टिप है। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो ना, तो ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट्स मत देखो। जहाँ ट्रक खड़े होंगे ना, उस रेस्टोरेंट में घुस जाओ, वहाँ हमेशा आपको फ्रेश मिलेगा और अच्छा मिलेगा, क्योंकि ट्रकों के लिए हमेशा फ्रेश बनता है। और वहीं आपको सबसे अच्छा ऑथेंटिक देसी स्टाइल का वो मिलेगा, खाना मिलेगा। ये है, चाबी दे रहा हूँ भाई, रुक जा, फुल कर देना भाई। थार वालों को ना फ्यूल खोलने वाला तो ऑटोमेटिक करके दे देना चाहिए था। दूसरी चाबी देनी पड़ रही है। दूसरी चाबी देनी पड़ती है थार को खोलने के लिए, पीछे से चाबी फुल कराते। पोल्यूशन वाला इस पंप पे था, पर वो अभी बंद है। अब देखो पोल्यूशन कहीं ना कहीं तो कराएंगे। वैसे जो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले कोई बड़ा शहर आएगा तो वहाँ पे पोल्यूशन मिल ही जाएगा। हम किसी भी शहर के अंदर नहीं घुस रहे हैं, तो बाहर से निकल जा रहे हैं, तो इसलिए कोई पोल्यूशन वाला नहीं मिल रहा। नहीं तो शहर के अंदर तो होते ही है। यहाँ पोल्यूशन वाला कहाँ मिलेगा यार भाई? किधर जाना है वो? हमने तो जाना है बॉर्डर नेपाल। आगे छाऊ पंप पर बना लेना, एचपी पंप पर। कितना आगे है यहाँ से? 2 किलोमीटर। अच्छा, इसी रोड पे आएगा। सो भाई अभी हमें हो गया 1 घंटा, अराउंड 1 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं ढाबा, और हमें ढाबा नहीं मिल रहा है। ये रोड पता नहीं कैसी है, यहाँ एक भी ढाबा नहीं है। ढाबे तो हैं बट छोटे छोटे से बेकार से, मतलब देख के मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का। तो अभी हम 1 घंटा हो गया, देखते हैं कब तक ढाबा मिलता है। और मौसम ठीक ही है, कभी धूप आ जा रही है, कभी बादल क्लाउड कवर आ जा रहा है। अभी तो थोड़ी धूप सी है, तो इसलिए मैंने सन ग्लासेस भी पहन लिए हैं। और अभी तक राहुल ही चला रहा है, तो कहीं पे ढाबा मिले तो हम खाना खुना खाएं, फिर वहाँ से मैं चलाऊँ। तो अभी 9:30 बज गया है और हमने भी 350 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है। और अभी 202 किलोमीटर और है, जीपीएस दिखा रहा है। तो अराउंड में 4.5 साढ़े 5 घंटे और लगेंगे। सो पहले हम ढाबा ढूंढते हैं। और अब तो भूख भी लगने लग गई, 9:30 बज गया है, कुछ खाया नहीं है, कुछ है भी नहीं। और रास्ते में दुकानें भी बहुत कम है। बिल्कुल हाईवे ठीक है बट है नहीं कुछ, ढाबा डूबा कुछ भी नहीं है। अभी देखते हैं कहीं कोई शहर आता है, ढाबा डूबा मिलता है तो वहाँ पे खाना खाते हैं। शहर ही तो नहीं आ रहा है। हम हल्द्वानी टू देहरादून करें या हल्द्वानी टू दिल्ली करें, तो उसमें काफ़ी अच्छे खाने के स्पॉट्स हैं, ढाबे डूबे हैं। बट यहाँ से हमें कोई भी एक अच्छा ढाबा डूबा कुछ भी नहीं दिखा। तो फाइनली भाई इतनी देर बाद कहीं एक गाँव में एक छोटी सी दुकान से दिखी है, उनके पास भी रोटी और दाल वगैरह है, कुछ नॉर्मल सा खा लेते हैं यार। ऐसा है सीन, देखते हैं कैसा है। अब भूख तो लगी है, कुछ ना कुछ तो खाना ही है। तो अभी इसके बाद दाल रोटी और चावल ही हैं। हमने कहा भाई रोटी चावल ही लिया, तो कह रहा था चावल खाने हैं तो वो चावल खाएगा, मैं तो रोटी खाऊंगा। फिर थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ी भूख शांत हो जाए, फिर कहीं अच्छा सा मिलेगा तो फिर वहाँ कुछ खा लेंगे। सो भाई ये है अपना खाना, यहाँ पे रोटी और ये थोड़ी सी दाल, हम चावल आ रहे हैं अभी, तो हम जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं यार। सो भाई अपनी पेट पूजा तो हो गई है और अब ड्राइवर भी चेंज हो गया। अब भाई खाना बहुत ही बढ़िया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खाना इतना बढ़िया होगा। येलो दाल थी, रोटी थी और चावल था। और बिल हमारा आया 90 रुपीज़, 90 रुपये हमारा बिल आया। उसमें भी 20 रुपये की तो पानी की बोतल थी। भाई मज़ा आ गया। पता नहीं यार हाईवे में क्या जाम लग गया है। वैसे दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, जीपीएस पे दिखा रहा है येलो सा, बट
पता नहीं क्या हुआ, आगे कुछ हुआ होगा इसलिए जाम लग गया। आगे से कोई गाड़ी आ भी नहीं रही है, इधर से कोई जा भी नहीं रही है। वैसे हम तो टाइम से आ गए हैं। कितना टाइम हो रहा है? 11 तो बज रहा है अभी। हम बहुत जल्दी आए। हाँ 12 हम तो 12 बजे पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे, अगर जाम ना लगे तो। टाइमिंग हमारी बता रहा था 4:30 बजे के समथिंग, पर हमने हम बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे 12:30 90 किलोमीटर है यहाँ से बॉर्डर अभी। 90 किलोमीटर बॉर्डर है, फिर उसके बाद 40-50 किलोमीटर और आगे जाना है। आज का स्टेज जहाँ पे बॉर्डर पे भी टाइम लगेगा। बॉर्डर पे भी लगेगा, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा है। अब गाड़ी आगे से आना चालू हुई है, मतलब अब हमारी भी चल पड़ी है। पूरे रास्ते में पहली बारी जाम मिला है हमको। चलो फाइनली धीरे धीरे खुलने लगा। कुछ तो हुआ होगा यार यहाँ। मुझे लग रहा है ये जाम था, बस ये कट है यहाँ पे, ये इतना सा कट है यहाँ पे, और इसके लिए इतना सा जाम लगा दिया इन्होंने 5-10 मिनट। बिल्कुल कोई गाड़ी आ भी नहीं रही थी, जा भी नहीं रही थी, इतना जाम लग गया था। चलो फाइनली खुल ही गया है। वैसे अब सिंगल रोड है, सुबह तो ट्रैफिक नहीं था रोड पे, अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। सिंगल रोड पे यही दिक्कत होती है, कहीं कोई बाइक वाला चल रहा है, कोई कुत्ता आ गया रोड में, फिर आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, यही दिक्कत है। एक दिक्कत बहुत है इधर बाइक वालों की। हाँ बाइक वाले तो ऐसे चल रहे होते हैं जैसे इनके बाप की रोड है आधी रोड में। तो भाई अब हो गया है ड्राइवर चेंज, और अब यहाँ से बॉर्डर भी अराउंड 40-45 किलोमीटर्स रह गया होगा, तो हमारा अराउंड 1 घंटा भी बॉर्डर पहुँचने में लगेगा। और मैंने तो ज़्यादा देर गाड़ी चलाई भी नहीं यार, मैंने कितनी देर 60 किलोमीटर चलाई, हाँ 60 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। और यार मुझसे गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी ज़्यादा। जब से मैं यूरोप से आया हूँ ना, तब से मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है। वहाँ पे थोड़ा रोड के रूल्स अलग हैं, यहाँ पे थोड़े वो वाली आदत नहीं रही मुझे, मतलब मुझे ओवरटेक वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। वैसे तो चलाने में सीधे सीधे चलानी है और क्या करना है, बट थोड़ा इधर उधर से लोग आ जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा डर सा लग रहा था। इसलिए राहुल ने, हम रास्ते में कहीं रुके और राहुल ने कहा चल मैं ही चलाता हूँ यार गाड़ी। मैंने कहा चल ठीक है, हम ब्लॉग कर लेते हैं, क्यों ब्लॉगर से काम है ब्लॉग करना, तुम्हारा काम है गाड़ी चलाना। तो भाई अभी हम आ गए हैं बिल्कुल बॉर्डर के पास। भाई वेलकम टू नेपाल। तो बॉर्डर क्रॉस करते समय मैं शूट नहीं कर पाया, और शूट भी नहीं करना चाहिए वैसे, फोर्सेस ने मना कर दिया था, क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग है, और जब से सीमा हैदर वाला केस हुआ तो थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा हो गई है। सो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। तो नेपाल का बॉर्डर एंटर करते हैं तो वहाँ पे एंट्री करानी होती है, वहाँ पे एंटर करा के फिर वहाँ पे ना भंसार के लिए एजेंट मिल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, एजेंट को ही पकड़ लो। 50 नेपाली रुपए लेते हैं वो, मतलब अराउंड 30 रुपये इंडियन रुपीज़ आपके कराने के। और भंसार इस समय हो गया है 600 नेपाली रुपीज़ के आसपास। तो हमने 7 दिन का बताया, तो 4200 का हमारा भंसार बना। सो 5-10 मिनट में वो बना देते हैं बैंक में डिपॉजिट करा के। सो 50 उनको देने हैं नेपाली। उसके बाद हमने सिम भी ली, तो सिम मुझे पड़ी अराउंड 150 नेपाली रुपीज़ की, और फिर उसमें रिचार्ज करा लिया मैंने हफ्ते का 1 GB पर डे वाला। और उसके बाद हमने करेंसी भी एक्सचेंज कराई। तो करेंसी भी आप यहाँ पे ना कहीं पे भी एक्सचेंज करा सकते हो, जो जनरल स्टोर्स वगैरह हैं सब लोग करेंसी एक्सचेंज करते हैं। सो मैंने 20,000 की करेंसी एक्सचेंज कराई, तो मुझे 31,200 तो वो ऐसे मिल रहे थे 1025 इंडियन रुपीज़ के 1600 नेपाली रुपीज़। और तो करेंसी वगैरह भी यहीं पे एक्सचेंज हो जाती है, मोबाइल की दुकानें भी यहीं पे हैं, तो सिम भी ले लो यहीं से, और भंसार वगैरह भी। तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, बस शूट नहीं करने देते हैं आपको। मैं आपको नेपाली करेंसी दिखाता हूँ अपनी। ये है नेपाली करेंसी, ये 20 है, ये 5 है, ये ऐसे ही होते हैं। मतलब इनमें पुराने हिंदी टाइप के लेटर्स लिखे हुए हैं, और हिंदी में लिखा हुआ है इनमें, और इनके नोटों में समझ नहीं आता। 20 का भी कलर एक सही है, 5 का भी कलर एक सही है, 500 और 1000 का नोट इनका हमारे जैसे पुराना इंडिया में आता था वैसे ही है, लाल जैसा थोड़ा सा। हम जा रहे हैं लुम्बिनी की तरफ को। हाँ आज हम यहीं स्टे कर रहे हैं, और अभी तो टाइम भी अराउंड 2 ही बज रहा है, तो देखते हैं। अभी यहाँ से तो टाइम ही लगेगा हमें, क्योंकि हम पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, तो अभी थोड़ा दूर ही है यहाँ से। सो भाई एक और बात जो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी नेपाल आओ बॉर्डर वगैरह क्रॉस करो, तो अगर आप वहाँ से यहाँ से कुछ भी चीज़ें खरीदते हो ना, तो जो भी आपसे रेट वो पूछते हैं, तो पहले ही आप पूछ लो ये नेपाली रुपीज़ है या फिर इंडियन रुपीज़ में बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने सिम ली, तो उसने मुझे कहा अराउंड 100 रुपया, तो मैंने उससे पूछ लिया 100 रुपया इंडियन है नेपाली, तो उसने कहा इंडियन। तो ऐसे ही आप ना हर जगह पूछ लेना। कितनी जगह ऐसा होगा आपको रेट लगेगा कम, क्योंकि वो बात कर रहे होंगे इंडियन में, आप ले लोगे, खोल दोगे, उसके बाद वो बोलेगा नहीं भाई इंडियन का रेट है ये। तो हमेशा ये ना यहाँ पे पूछा जाता है, हाँ बोलते हैं वो IC या NC, नेपाल करेंसी या इंडियन करेंसी, IC NC चलता है इधर। तो आप जहाँ भी पूरे नेपाल में, आप यहीं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेपाल में किसी भी एरिया में जाओ ना, तो उनसे ये कंफर्म कर लो ये NC का रेट है या फिर IC का रेट है।
तो उस हिसाब से आप लेना, क्योंकि और स्टार्टिंग में थोड़ी सी कन्वर्जन में थोड़ा सा दिक्कत लगेगी और नोट समझने में भी कि कौन सा क्या है, एक तो समझ नहीं आ रहे उनके कलर भी एक जैसे 500 का भी और 10 का भी। नमकीन लाया था खाने के लिए तो उसने मुझे पैसे वापस दिए, तो उसने मुझे 30 रुपये वापस दिए, तो एक नोट 20 का था और दो 5 के थे, तो मुझे वो सब एक ही जैसे लगे। मैं उससे कह रहा हूँ भाई और पैसे थे, तो कह रहा हूँ भाई सेम ही तो है। फिर मैंने नोट ढंग से देखा, 20 का भी लाल है, 5 का भी लाल है, बस साइज़ का अंतर है, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे वो। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। बट हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने करेंसी का पक्का पूछ लेना है। यही स्कैम होता है यहाँ। जैसे आप बॉर्डर पे भी आते हो ना, तो आप भंसार वगैरह कुछ भी बनवाओगे तो उसमें भी पूछ लेना जो एजेंट की कमीशन होती है वो इंडियन करेंसी में बता रहा है या फिर नेपाली करेंसी में बता रहा है। कहीं आपसे बोल दे कि जैसे मैंने बोला कि 50 नेपाली करेंसी ली इन्होंने, बट मैंने उससे पहले पूछ लिया था नेपाली करेंसी है या फिर इंडियन करेंसी है, तो ये ज़रूर कंफर्म कर लें। तो अभी हम लुम्बिनी की तरफ को जा रहे हैं यहाँ से, और रोड कुछ ऐसी दिख रही है, वैसे बिल्कुल इंडिया की तरह ही है, ऐसे कुछ अलग सा है, सच कुछ अलग सा तो दिखेगा नहीं। यहाँ से उस पार इंडिया है, तो 1 किलोमीटर इधर चलेंगे तो इंडिया आ जाएगा। तो ये है तो सेम सा ही है। अभी जब बिल्कुल इंटीरियर नेपाल में जाएंगे तो थोड़े अलग लैंडस्केप्स जरूर देखने को मिलेंगे। हाँ, ये डिफरेंस लग रहा है इंडिया और नेपाल में कि यहाँ एक भी गाड़ी अभी नहीं दिख रही है रोड पे, एक नहीं है। हाँ, एक भी लोग नहीं है यहाँ पे, एक गाड़ी नहीं दिखी है अभी तक इतनी देर से हमें। तो ये है इंडिया और उसमें डिफरेंस, रोड वगैरह लैंडस्केप तो सेम ही है। और गर्मी बहुत है इधर, गर्मी ने बड़ा बुरा हाल कर दिया। बॉर्डर पे हमें अराउंड 1-1.5 घंटा लग गया था, 1-1.5 घंटा लग गया, और मैं पूरा ऊपर से नीचे से पूरा भीग गया। मतलब ऐसा लग रहा था मैं सोना लेके आ गया हूँ, इतनी गर्मी हो रही थी। तो भाई नेपाल में एंटर करते ही स्वागत हो गया हमारा कच्ची रोड से। हम पिछले 3-4 किलोमीटर से यही कच्ची रोड पे चल रहे हैं। अभी सोच रहे हैं अब हाईवे आएगा, अब हाईवे आएगा, पता नहीं कितनी देर में हाईवे आएगा। वैसे अभी थोड़ी देर में यहाँ से कट तो दिखा रहा है, अब देखते हैं वो हाईवे पे अटैच होता है क्या होता है, क्योंकि यहाँ से हमने अराउंड अभी 50 किलोमीटर और जाना है। हमने होटल बुक किया है, अगर ऐसी रोड हुई तो हो गई, हमें शाम तो यहीं हो जाएगी। और सामने बहुत अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, कैमरे में तो नहीं दिखेंगे, कोशिश करता हूँ मैं कैमरे में लेने की, शायद दिख रहे हैं यहाँ पे आगे पहाड़ दिख रहे हैं। कल यहीं जाएंगे हम। नहीं भाई, ये भी हाईवे पे नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है हाईवे, यही यहाँ का हाईवे ये हाईवे है भाई नेपाल का। और हावा चौक, अरावत चौक, ये जीपीएस में देख लो भाई, ये यहीं से आ रहा है। ये मेन रोड दिखा रहा है हमें यहाँ से। एक्चुअली हमने एंट्री जो की है वो पहले ही की है, वो एक्चुअली यहाँ से कम लोग एंटर करते हैं। हमने सनौली से करनी थी, हमने सनौली से एंट्री करनी थी। सो फाइनली आधे घंटे 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद हम आ गए मेन रोड पर। ये मेन रोड काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली गूगल मैप्स ने क्या किया, हमारा रास्ता शॉर्ट करने के लिए हमें अंदर की रोड से ले गया, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। तो क्योंकि मेन रोड तो काफ़ी अच्छी लग रही है। गाड़ियाँ यहाँ अभी तक हमने एक भी नहीं देखी है, सिर्फ हम ही चल रहे हैं। जो ये वाला एंट्री है, नेपाल एंट्री, इंडिया नेपाल बॉर्डर है, इससे बहुत कम लोग एंटर करते हैं। जो लुम्बिनी वाला एरिया है वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग एंटर करते हैं, मेन बॉर्डर वो है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, लोग भी कम ही हैं, छोटे छोटे से शहर आ रहे हैं। सो भाई अभी हम एंटर कर रहे हैं सिद्धार्थ नगर, और ये है यहाँ का लुम्बिनी गेट, काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है, और ये थोड़ा शहर भी अच्छा सा लग रहा है, बड़ा सा। अब लग रहा है कि हाँ कोई बड़े से शहर में आए हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ, अच्छी खासी दुकानें वगैरह भी हैं, होटल्स वगैरह भी हैं। इतनी देर से तो हम दूर से गाँव के एरिया से आ रहे थे, बट अब हम मेन की तरफ को जा रहे हैं। सो भाई फाइनली हम पहुंच गए सिद्धार्थ नगर, और हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है। और अभी तो कुछ है नहीं यहाँ कुछ ज़्यादा करने को, तो सुबह ही घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और हम थक भी ज़्यादा गए हैं, तो अभी तो प्लान यही है कि रेस्ट करेंगे। अगर टाइम मिला तो शाम को देख लेंगे। और रूम भी काफ़ी सही सा मिल गया था हमें, हाईवे पे ही मिल गया था, सुबह रास्ता भी यहीं से है।